हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी ऑनलाइन वाले पेपर्स देखेंगे, क्योंकि अब हम पेपर्स देखेंगे साथ साथ में फैक्ट भी देखेंगे। पहले हम आज ऑनलाइन पेपर्स देखते हैं, उसके बाद फैक्ट भी शुरू करेंगे। पेपर्स जितना भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं और हमें समझ में भी आता है क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको हम बता दें, एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराना स्टार्ट कर दिया एसएसटी की। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण। देखो, सुधा जो है कोई टीचर है, वो अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री मतलब कि कोई सिलेबस आया है, उसमें व्याकरण शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थी के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। मतलब इसका ये है कि जो व्याकरण पढ़ा रही हैं और जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनके घर की भाषा, उनके मदर टंग की यूज़ कर रही हैं। बाद में वह उन्हें उसका अनुवाद करने में मदद करती है। बाद में मतलब उसका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? पहले तो आप लोग याद रखिएगा, जो प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट होता है मेथड, उसमें सिर्फ अगर इंग्लिश सिखा रहे तो इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाना। लेकिन जो व्याकरण है उसमें हम मदर टंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सुधा जो है इसमें मदर टंग का यूज़ कर रही है, तो हमें किसमें क्या लगाना है? संरचनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि नहीं, व्याकरण अनुवाद विधि। हाँ, तो इसका राइट आंसर व्याकरण अनुवाद विधि। प्रत्यक्ष विधि नहीं। अगर जो इसमें देता कि सुधा जो है जो सिखा रही है बच्चे को लैंग्वेज या फिर सिलेबस जो भी चीज़ सिखा रही है, उसमें सिर्फ मतलब कि उसके मदर टंग का ना, जो उसका मतलब कि भाषा है वही सिखा रही है, मदर टंग का बिना यूज़ किए, तो डायरेक्ट मेथड होता। लेकिन अगर वो मदर टंग का यूज़ कर रही है व्याकरण अनुवाद विधि सिखाने के लिए, तो यही व्याकरण अनुवाद विधि हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला जो है, क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? जो क्यूमिन्स है उनके अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के रूप में जाना जाता है? तो खेल के मैदान, खेल के मैदान की भाषा कहते हैं क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा जो होता है खेल के मैदान। क्योंकि देखो, जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनको बुक्स पकड़ा दो, बहुत सी चीज़ें पकड़ा दो, वो इतना नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वही अगर वो खेल खेल के करेंगे, कोई उन्हें जैसे कोई चीज़ दे दो खेलने के लिए, आज तुम्हें चलो प्रैक्टिकल में ऐसे करना है, तो वो खेल खेल के अपने भाषा का विकास करेंगे आराम से, मतलब खेलते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला जो है, स्वर्णिम जागरूकता इस बात की समझ है। स्वर्णिम जागरूकता किस बात की समझ है, इसमें ये बताना है। स्वर्णिम जागरूकता है क्या? तो स्वर्णिम जागरूकता भाषा में स्वर्णिम नहीं, और ये है भाषा की ध्वनि को याद करने में। रोट लर्निंग जहाँ है आप कट कर दीजिएगा। भाषा की दुनिया पहचानी नहीं जाती जा सकती और ना ही स्थिति अनुसार डाली जा सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहचानी जा सकती है। नहीं लग गया तो ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर जब 3 हो गया गलत, तो बी ही सही होगा। जो होता है, ये भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति के अनुसार ढाला भी जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ में, मध्य में, अंत की ध्वनि को पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? देखिए, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है उसी में आंसर मिल जाएगा। रेखा जो है, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ में, पहले आरंभ में, फिर बीच में, फिर अंत में ध्वनियों को पृथक कर पहचानने में मदद, जो ध्वनि है उसको पृथक करके पहचानने में मदद कर रही है। तो वो इस तरह की उसके किस पहलू को मजबूत कर रही है? तो यहाँ चित्र की बात नहीं हुई, ये गलत हो गया। व्याकरण की तो बात ही नहीं हुई है। आकृति मूलक की भी बात नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वन्यात्मक होगा। इसका राइट आंसर ध्वन्यात्मक जागरूकता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 5वां, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मक उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? देखो, अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे, से जाके ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड में लिख दोगे, या फिर बुक्स से बस उनको दे दोगे पढ़ने के लिए, या फिर आप पढ़ाते जाओगे, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जैसे उन्हें बता रहे हो कि हमारे 4 दिशा है, तो 4 दिशा है, तो आप ऐसे बस उनको बता दोगे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर वही आप ऐसे उनको चित्र के अकॉर्डिंग समझाओगे, जैसे ये हमारा हो गया ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ऐसे समझा के करोगे, इधर हमारा पूर्व हो गया, हमारे इधर पश्चिम हो गया, तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वो मतलब किस तरह का उसका मदद कर रही है बच्चों में? तो वो पाठ्य जिस विचार बिंदु के बारे में सोच रहे हैं उसे समझने में नहीं, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उनका चित्र बनाने में। देखो, पाठ्य सामग्री जो है उसको आराम से बेहतर से समझ लेंगे और उसका आसानी से चित्र भी बना लेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और अगर चित्र बनाएंगे, चित्र देख के करेंगे, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अगला हमारा जो है 6वां क्वेश्चन है, निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पर नियुक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। ये निर्देशित पठन होता क्या है, पहले आप लोग ये जानिए। निर्देशित पठन होता क्या है? निर्देशित पठन जो होता है वो होता है
इसका जो अभिप्राय होगा ये करती है डिकोड करने और अर्थ निर्माण में, मतलब डिकोड करने और अर्थ निर्माण करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अपने विद्यार्थी को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती। देखो आपको उसके मतलब कि क्वेश्चन में आंसर समझ में आ गया होगा। रोजी जो है अपने बच्चों को मतलब कि कहानी सुनाती है, उसके बाद उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थी से कहती है इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनकी किस कौशल का आकलन कर रही है? रोजी जो है, जो कोई टीचर है, वो सबसे पहले बच्चे को कहानी सुना रही है, उसके बाद उसे फ्लैश कार्ड देती है। जो कहानी मतलब कि क्रम से सुनाती है, जैसे ये क्रम हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, तो दे है फ्लैश कार्ड, उसको व्यवस्थित करना है उसी क्रम में। तो रोजी उसकी किस श्रवण का विकास, मतलब सॉरी, किस कौशल का विकास कर रही है? तो श्रवण कौशल का, क्योंकि वो कहानी सुना रही है ना, सुनाने से जहां से रिलेटेड हो, तो श्रवण कौशल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रवण कौशल का। अगला जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, साधना परीक्षा में प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। मतलब साधना जो है कोई परीक्षा दे रही है, उसके प्रश्न में कठिनाई स्तर समझ रही है। ये एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य 90 है। मतलब ये जो प्रश्न है उसका जो मूल्य है 90 काठिन्य स्तर का। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? देखो ऐसे प्रश्न जो होते हैं जो बच्चे कर ना पाए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सब मतलब बहुत से टीचर्स होते हैं, सोचते हैं ऐसे क्वेश्चंस दे दे जो बच्चे ना कर पाए, कुछ भी ना कर पाए, मतलब कि, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन दे बच्चे के अकॉर्डिंग कि बच्चे कर पाएँ उसको मतलब कि आराम से कर लें और पढ़ भी लें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुछ भी कर लें आराम से। तो जो है ये जो कर रही है साधना, तो मतलब इसका यही होगा कि इस प्रश्न को पत्र में मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न का क्या मतलब जो बच्चे कर ही ना पाए। तो बच्चे के विकास की बात हो रही है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न में नहीं रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल, ये याद रखिएगा। पहले इसका फुल फॉर्म, बिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? BICS का, बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। आपको ये मतलब कि CDP में भी मदद करेगा। बिक्स का फुल फॉर्म बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। फिर से बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। अब आप लोग को याद हो गया। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो जिम क्यूमिन्स के द्वारा दी गई। क्यूमिन्स ने ये दिया है बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। बिक्स की अवधारणा किसने दिया है? तो जिम क्यूमिन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिम्स क्यूमिन्स। अगला हमारा जो है, गुरजीत अपनी विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। गुरजीत नाम की कोई मतलब कि है टीचर, वो अपने बच्चों को जो है वो सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना, मतलब समाज में जो जो भाषा यूज होती है उसको सिखाना चाहती है और सामाजिक कौशल के बारे में सिखाना चाहती है। तो सबसे पहले क्या, ड्रामा करके उतना वो नहीं सीख पाएंगे, खेल करके भी सीख लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कैसे सीखेंगे? वाद विवाद करके थोड़ा सा सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप देखो, हम कभी कभी हमें कोई नाटक दिया जाता था स्कूल में कि आप ये नाटक करो, जैसे हरिश्चंद्र के ऊपर, तो उनकी बीवी को किसी को बना दिया जाता, किसी को हरिश्चंद्र। धीरे धीरे हम उनके बारे में समझ जाते थे, फिर हम एकदम अच्छे से हमें आ जाता था। तो जो रोल प्ले होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल प्ले आप खुद कर रहे हो, खुद करोगे वैसे वैसे तो आप अपने आप को समझने लगे। जैसे मैंने हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया, तो आप अपने आप को समझने लगोगे कि हाँ हम हरिश्चंद्र हैं, तो इस तरह का आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मतलब सर्वोत्तम विधि कौन सी है? रोल प्ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोल प्ले। अगला हमारा जो है, भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्व है, यह कथन है। देखो भाषा अधिगम जो होता है, मौन अवधि इसमें चुनौतीपूर्ण है, मतलब चुनौतीपूर्ण है या फिर महत्वपूर्ण है, इसमें क्या सही है? तो इसमें देखो मौन, साइलेंट रीडिंग जो होता है, अगर हम कोई चीज़ अच्छे से पढ़ते हैं, कोई चीज़ हमें जैसे पढ़ना हुआ तो हम जल्दी 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 पढ़ लेते हैं, तो हमें नहीं होता। साइलेंट रीडिंग जो मौन होती है पठन हमारी, उसको हम आराम से पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में आ जाता है, आराम से उसको पढ़ लेते हैं मौन करके होके, और वो चीज़ हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और भूलते भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सही है, क्योंकि भाषा अधिगम में मौन विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल। देखो अभी मैंने बताया इसका उदाहरण जो दिया था, अभी आपको पता है कि जिम क्यूमिन्स ने दिया था, और ये बिक्स की बात हो रही है। और अगला है जो संज्ञानात्मक अकादमी भाषा निपुणता, ये कैल्प की बात हो रही है। कैल्प की अब आप लोग बिक्स की याद कर चुके हैं, कैल्प का फुल फॉर्म याद रखिएगा, संज्ञानात्मक अकादमी भाषा निपुणता। तो इसके बारे में मतलब क्या ये दोनों सही है फिर गलत? कैल्प और बिक्स का दूसरा शब्द है? नहीं, कैल्प और बिक्स से भिन्न है। मतलब कैल्प जो है और बिक्स दोनों अलग हैं। ये भी ऑनलाइन पेपर आया था जो उसका है पूरा क्वेश्चन, कैल्प और बिक्स से मतलब भिन्न है। कैल्प और बिक्स दोनों अलग अलग हैं।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वालों को श्रवण हो वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी को किस प्रकार का अधिगम को चाहते हैं। आपको इसका आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही समझ होगी। मतलब जो सुनकर याद कर लेने वाले, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको ये नहीं बोलते थे आप खुद से पढ़ो, अब हम उनको खुद से सिखाते हैं, बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो वो ए फॉर एप्पल बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं। तो इस तरह से मतलब कि मौखिक रूप से निर्देश देता है, प्राथमिकता देने वाले श्रवण वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार अधिगम को चाहते हैं। तो श्रव्य, सुन के, छोटे बच्चे सुन के ही सीखते हैं, जैसे अब हमारा नकल भी सुन के करते हैं, हम जो बोलते हैं वही वो करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुन। यहाँ गत्यात्मक, स्थानिक और दृश्यात्मक कोई बात ही नहीं हुई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है। शब्द रचना की प्रक्रिया पूछ रहा है। देखो, शब्द रचना, सबसे पहले शब्द निर्माण होना चाहिए, गढ़न, ये भी सही है, उद्धृत करना ये भी सही है, मिलाना ये भी सही है, और जो मतलब ये सारे जो हैं ये सब सही हैं, इसको मिलाना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी में तो लगा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यह किस आधार पर कहा जाता है, मतलब कि यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए, विद्यार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। देखो, अगर कभी कभी स्कूल में ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो अगर खूब क्लास में वही बोलेंगे, बच्चे को बोलने का मौका नहीं देंगे, तो कैसे उनके मतलब कैसे उनका विकास होगा, कोई भाषा विकास या फिर उनका ही कैसे विकास होगा, डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो जहाँ तक वो टीचर्स को चुप होना चाहिए और बच्चों को मतलब दे देना चाहिए, ज़्यादा अवसर देना चाहिए, और पढ़ें लिखें और ये सब करें, तो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर टीचर ही बोलेगा तो बच्चा तो समझ ही में ही नहीं पाएगा। तो अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो ऐसा मतलब क्यों, समग्र विधि मतलब सारे विधि में जो है ये टीचर्स को चुप रहे या फिर प्रैक्टिकल करके ना दिखाएं, बच्चों को दे दे, खुद से प्रैक्टिकल करके सीखेंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे। क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है और एनईपी 2020 ये भी मतलब सपोर्ट करता है कि बच्चे करके सीखें। तो उसकी समग्र विधि में टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि वो खुद करें और बच्चों को बोले तुम बैठे रहो हम करके दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये 15 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो ध्यान से, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, लाइक कर दीजिए, कमेंट, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा आगे के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।